तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आकलन और मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ रहे हैं यानी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जो टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि आकलन यानी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ये जो दो शब्द हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके इनका वास्तविक अर्थ समझ लें, और एक बार जब हम इनके वास्तविक अर्थ को समझ लेंगे तो फिर आगे जब हम सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें सीखने और समझने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आकलन के, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है साफ साफ मैं आपके लिए डेफिनेशन लेकर आया हूँ कि आकलन क्या है। सूचनाओं को एकत्रित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि छात्रों को कोई अंक नहीं दिए जाते, छात्रों को कोई ग्रेडिंग नहीं की जाती, बल्कि छात्रों को उनके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के उद्देश्य से उनको कुछ फीडबैक दिया जाता है। यानी कि आपको कुछ ग्रेडिंग नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे यार आपके 100 मार्क्स आए, हम ये नहीं बोलेंगे आपका ग्रेड ए बी या सी आए, बल्कि हम आपको बताएंगे एक शिक्षक के रूप में छात्र अपने छात्रों को उनके कार्यों के बारे में, उनका जो भी वो क्लासरूम में परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में एक फीडबैक देगा। तो फीडबैक से क्या होता है कि जब कोई अंक कोई ग्रेड एक बच्चे को निर्धारित कर दी जाती है ना, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है बच्चे के प्रदर्शन पर भी और कहीं ना कहीं उसके आत्मबल पर भी। लेकिन जब हम सिर्फ एक फीडबैक देते हैं, और फीडबैक देते वक्त भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि फीडबैक देने का उद्देश्य बच्चे के प्रदर्शन में सुधार करना, ना कि फीडबैक कुछ इस तरह से नकारात्मक तरीके से दिया जाए जिससे कि बच्चे का मनोबल कम हो। तो आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। बच्चे के प्रदर्शन के संदर्भ में हम अलग अलग माध्यम से बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। वो गणित के विषय में, वो विज्ञान के विषय में, वो कला के क्षेत्र में, और जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो फिर हम क्लियर कर पाते हैं कि हाँ बच्चा अभी किस स्तर पर है। और इन सारी चीज़ों का आकलन करके नहीं, आंकड़ों का संकलन करके जब हम एक जानकारी इकट्ठी करते हैं किसी बच्चे के बारे में या किसी भी व्यक्ति या किसी विषय के बारे में, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए, आकलन का अर्थ होता है अलग अलग स्रोतों से, अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें और छात्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो किसी भी छात्र के बारे में अलग अलग स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करना जिससे कि हम बच्चे के बारे में बेहतर समझ पाएँ, इस प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। और आकलन की प्रक्रिया का उद्देश्य यही होता है कि आकलन के बाद हम बच्चे को उससे संबंधित उसके फीडबैक देंगे। हम बच्चे के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करेंगे ना, उसके आधार पर हम कुछ समझ पाएंगे बच्चे के बारे में, और जो समझ पाएंगे बच्चे के जो बारे में जान पाएंगे उसके आधार पर एक शिक्षक के जिम्मेदारी से, एक शिक्षक के रूप में हम उसे सुझाव देंगे, फीडबैक देंगे, जिससे कि वो आगे आने वाले वार्षिक परीक्षा या जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जहाँ की उसका वास्तविक मूल्यांकन होने वाला है, जिसके आधार पर उसके शैक्षिक प्रदर्शन का आप बोल सकते हैं शैक्षिक प्रदर्शन निर्धारित होता है, शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित होता है, वहाँ पर हम उसको उसमें अच्छा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आकलन की परिभाषा इरविन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आकलन क्या है, छात्रों के व्यवस्थित विकास का आधार का अनुमान है। देखिए छात्रों के व्यवस्थित
विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या एवं सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया। तो अब अगर आप इस डेफिनेशन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि आकलन क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम बच्चे के प्रदर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके अलग अलग जो विशेषताएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में जैसे वो प्रदर्शन कर रहा है उसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठा करके उसको फिर उन आंकड़ों के आधार पर हम बच्चे के प्रदर्शन के बारे में बच्चे को सूचित करते हैं, जिससे कि उसके प्रदर्शन में सुधार हो पाए, बच्चे के जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो लर्निंग की प्रक्रिया और बेहतर हो पाए और बच्चा और बेहतर कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट को अब समझ गए होंगे। यानी कि आकलन यानी कि बच्चों के बारे में आंकड़ों को इकट्ठा करना और फिर उन आंकड़ों को कुछ इस तरह से बच्चे को बताना, समझाना कि उसका प्रदर्शन बेहतर हो पाए। इसका कोई अर्थ नहीं या हम आकलन का इस्तेमाल बच्चे को किसी प्रकार का मूल्य निर्धारण करने के लिए, कोई रैंकिंग देने के लिए या पास फेल करने के लिए नहीं करते। इसका मात्र यही उद्देश्य है कि हम आकलन के माध्यम से इस बात को समझ पाए कि बच्चा अभी तक क्या सीख पाया है, किस स्तर तक सीख पाया है, बस यही है। तो आकलन का महत्व क्या है, आइए देखते हैं कि आकलन का जो शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं, जैसे कि छात्र है, शिक्षक है, परिवार वाले हैं, उनके लिए क्या महत्व है। तो अगर किसी भी अध्यापन प्रक्रिया के पश्चात हम बात करते हैं, अगर हम देखें तो किसी भी अध्यापन प्रक्रिया के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, उनकी रुचियों और उनके व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव करने के लिए आकलन का बहुत आवश्यक होता है। यानी कि आकलन की मदद से हम छात्रों के बारे में समझ पाते हैं, छात्रों की रुचियों के बारे में समझ पाते हैं, छात्र किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह की जानकारी हमें छात्र के बारे में मिल पाती और छात्र भी अपने बारे में इस तरह से समझ पाता। तो जब छात्र के आकलन की प्रक्रिया छात्र के साथ की जाती है तो उससे छात्र को बहुत लाभ मिलता है और साथ ही साथ शिक्षक को भी ये लाभ मिलता है या पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी एक अवसर मिलता है कि वो पाठ्यक्रम में कुछ इस प्रकार से बदलाव करे जिससे कि छात्रों के अनुकूल उसे बनाया जा सके। अर्थात कि अगर पाठ्यक्रम में कोई हिस्सा या कोई चीज़ ऐसी है जो छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा है जो छात्रों के पढ़ने में, सीखने में मदद नहीं कर रहा या कुछ ऐसा और ऐड करना चाहिए जो छात्रों को पढ़ने, सीखने में और ज़्यादा मदद कर सके, तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। तो आकलन का महत्व अब हम एक एक करके सबके संदर्भ में, चाहे वो छात्र हों चाहे वो शिक्षक हो, सबके संदर्भ में यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन का महत्व, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चे के बारे में क्या क्या पता चलता है। इससे पता चलता है कि छात्र क्या जानता है। देखिए, सबसे पहला लाभ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये इस बात का पता चलता है कि छात्र आखिर जानता क्या है। जिस विषय को हमने अभी पढ़ाया है, जिस विषय का हमने गहन अध्ययन कराया है, छात्र उसके विषय के बारे में क्या जानते हैं। दूसरा, छात्रों की रुचियों के बारे में पता चलता है। जब हम छात्रों का अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्रोतों से उनका आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का पता चलता है कि छात्र की रुचियां क्या हैं, उसकी कमजोरियां क्या हैं, वो किस विषय में अच्छा है और किस विषय में कमज़ोर है। इस तरह की बहुत सारी आवश्यक जानकारी जो है हमें छात्र के बारे में मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो हम देख पाएंगे कि छात्र की जो विशिष्ट आवश्यकता है, अब समझिएगा यहाँ पर कि विशिष्ट आवश्यकताओं का अर्थ होता है ऐसी आवश्यकताएं जो कि व्यक्तिगत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अति प्रतिभावान है तो उसे चाहिए कि उसके क्लासरूम में पढ़ाई का जो स्तर हो और उच्च कोटि का। क्लासरूम में अगर आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मंद गति से चीज़ों को सीखते हैं या फिर उनके सीखने की गति थोड़ी स्लो है, वो मानसिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए हैं या फिर शैक्षिक रूप से उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को, आवश्यकताओं को समझकर किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो बेहतर समझ पाएंगे, उनके सीखने की प्रक्रिया और बेहतर हो पाए, हम किस तरह से सीखने का अच्छा वातावरण बना पाएँ, इस तरह की बहुत सारी जानकारी भी हमें आकलन के माध्यम से मिलती है। छात्रों की ज़रूरतों एवं योग्यताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में हम आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और साथ ही साथ
कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण करने में भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो देखिए, इस पॉइंट से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जब हम विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो आकलन के पश्चात हम इस स्थिति में होते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि अभी अगर 10 बच्चे हमारे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो 5 बच्चों का प्रदर्शन अच्छा है, 2 बच्चों का प्रदर्शन अति उत्कृष्ट है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें और काम करना चाहिए। तो क्लासरूम में बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि जिसके आधार पर हम उनके साथ में और मेहनत करें और उनके प्रदर्शन को फाइनल एग्ज़ाम से पहले, फाइनल मूल्यांकन से पहले और बेहतर कर सकें। अब अगर हम लोग आकलन की प्रक्रिया को अध्यापक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आकलन के माध्यम से छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा शिक्षण विधि का चयन करने के लिए भी आकलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका। देखिए, जब आप आकलन करेंगे, आकलन आप अपने शिक्षण विधि का करते हैं, तो जब आप आकलन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो कौन सा तरीका है जिससे जब आप अध्ययन करा रहे हैं अपने बच्चों को, जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो प्रभावशालिता को समझने और वो कौन सा तरीका है जो बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने और सिखाने में मदद कर रहा है, इस बात को समझने में कहीं ना कहीं आपको जो है आकलन की प्रक्रिया काम करती है। उदाहरण के लिए आपके क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फील्ड ट्रिप के माध्यम से बेहतर समझते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद उनको थोड़ा स्लो गति से सिखाना पड़ेगा, उनको असाइनमेंट देना पड़ेगा, 1 to 1 पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको अपनी शिक्षण विधि में कहीं तो इलेबोरेट करके पढ़ाना पड़ेगा, कहीं तो प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, तो कहीं आपको फील्ड ट्रिप में भी ले जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी शिक्षण विधि का आकलन करना पड़ेगा, अपने शिक्षण विधि की प्रभावशालिता का आकलन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आकलन के द्वारा एक शिक्षण अपने प्रदर्शन का, अपनी विधियों का और अपनी शिक्षण सामग्री का आकलन करके आवश्यक बदलाव कर सकता है, जिससे कि वो क्लासरूम में शिक्षण के और बेहतर अवसर या और बेहतर वातावरण का निर्माण कर सके। इसके अलावा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए एवं शिक्षण सामग्री के उचित विकास के लिए, देखिए, एक शिक्षक के रूप में हमें ये भी जरूरी है कि जब हम उचित सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हम अपने क्लासरूम को और बेहतर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें आकलन की प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है और आकलन के ही माध्यम से हम उचित और उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन भी कर सकते हैं। वो कौन सी शिक्षण सामग्री है? टीचिंग एड्स में भी ऑडियो से काम चलेगा या वीडियो से? हमें एनिमेशन दिखाना पड़ेगा या चार्ट से सिर्फ लिखवा दें, या नोट्स दें, या फील्ड ट्रिप में ले जाएं, बच्चों से प्रैक्टिकल करके उस चीज़ को समझाएं या बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दें। तो शिक्षण सामग्री का चयन करने में भी हमें जो है आकलन मदद करता है। तो एक शिक्षक के लिए भी अपने शिक्षक की प्रभावशालिता को, अपने शिक्षण की प्रभावशालिता को बेहतर करने में आकलन मदद करता है। अब अगर हम लोग पाठ सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में बात करें तो छात्रों की रुचियों के अनुसार, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि छात्रों की रुचियों के अनुसार पाठ सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा छात्र किस कार्यक्रम से अधिक उपयुक्त ज्ञान और रणनीति का निर्माण कर पाता है, यानी कौन से माध्यम से बेहतर सीख पाएगा, समझ पाएगा, इस बात को समझने के लिए और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यताओं को पहचानने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें आकलन की प्रक्रिया बहुत मदद करती है। देखिए, अब आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पेंटिंग में बहुत अच्छे होंगे, तो कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, तो कुछ संगीत में बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में जानना, उनके अंदर अलग अलग कलाओं में जो उनके अंदर महारत है, जो विशेष गुण हैं, इसकी पहचान करने में और उसके अनुसार पाठ सहगामी वातावरण देने के लिए, पाठ सहगामी सहायता प्रदान करने में भी कहीं ना कहीं आकलन की प्रक्रिया बहुत मदद करती है। तो आप समझ रहे हैं कि उचित प्रकार की रणनीति तैयार करना, उचित पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करना या उचित पाठ सहगामी वातावरण का निर्माण करने में भी आकलन की प्रक्रिया मदद करती है। परिवार वालों के लिए, देखिए परिवार वालों के लिए कैसे मदद करती है कि परिवार के लिए अभिभावकों को छात्र की प्रगति से अवगत कराता है। जब आकलन होगा तो हम जब अलग अलग स्रोतों से बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आकलन की प्रक्रिया होती है,
तो अभिभावक को भी बड़ा अच्छा लगता है, वो अपने बच्चे के बारे में बेहतर सीख पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जान पाता है। तो अभिभावक इस बात से प्रसन्न होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि उसके बच्चे की प्रगति कैसी हो रही, और बच्चे की प्रगति के बारे में जानने से कहीं ना कहीं माता पिता को संतुष्टि मिलती है और वो भी शिक्षा के प्रति ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। छात्रों की अधिगम क्षमता के बारे में भी बच्चों को जब बताया जाता है, छात्रों की अधिगम क्षमता के बारे में जब परिवार वालों को बताया जाता है, तो उससे भी उनको अपने बच्चे के बारे में बेहतर समझने में और उसको उचित सहयोग करने में भी वो अपना योगदान करते हैं। छात्रों की समस्याओं से पालकों को अवगत कराने के लिए और विद्यार्थियों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है ना, बच्चे हो सकता है कि क्लासरूम में कुछ समस्या का समाधान कर रहे हो, पढ़ने लिखने में उन्हें दिक्कत हो रही हो, या फिर वो चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हो। इन सारी चीज़ों को उनके माता पिता को भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें माता पिता जान पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, इसमें भी कहीं ना कहीं आकलन की प्रक्रिया बहुत मदद करती है। तो आकलन की प्रक्रिया की मदद से चाहे हम बच्चों का रिकॉर्ड देकर, उनका प्रदर्शन के बारे में बताकर, उनके माता पिता को टाइम टू टाइम सूचित करके भी हम कहीं ना कहीं परिवार वालों को आकलन के माध्यम से बच्चे की प्रगति के बारे में सूचित करते हैं, और जिससे कि माता पिता को भी संतुष्टि होती है। और कई बार अगर बच्चा कोई गलत गतिविधि कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है, या ऐसा कोई काम कर रहा है जैसे कि गृह कार्य करके नहीं आ रहा, होमवर्क करके नहीं आ रहा, अभद्रता कर रहा है, पढ़ाई में उसका प्रदर्शन ठीक नहीं, या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, ऐसी कोई भी समस्या अगर है तो भी माता पिता को हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आकलन के लाभ के बारे में हमें बताती हैं। तो आपने देखा कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम छात्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। हम यहाँ पर कोई अंक या कोई ग्रेडिंग नहीं करते छात्र के बारे में, बल्कि छात्र को एक सामान्य सा फीडबैक देते हैं, जिससे कि छात्र उस फीडबैक को सकारात्मक रूप से ले, पॉजिटिव तरीके से ले, और वो अपने प्रदर्शन को उस फीडबैक के आधार पर, उस पृष्ठपोषण के आधार पर बेहतर कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आकलन के प्रकार, आकलन की विशेषताएं और आकलन के महत्व के बारे में। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा।